नमस्कार साथियों, मैं हरी नकपुरे फिर एक बार स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम बात किसकी करने वाले हैं, एसएससी में आने वाले संभावित प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर जो है क्वेश्चन बनेंगे, आगामी एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ ही साथ जो है हम इसमें जीके जीएस और साथ ही साथ जो है स्टैटिक जीके को भी कंप्लीट करते चलेंगे। और इसमें जो है मुख्य पॉइंट जो हम आज जोड़ने वाले हैं, इसमें एडिशनल फैक्ट जो इनसे संबंधित जो तथ्य होते हैं वो किस प्रकार से आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम उन पॉइंट पर भी बात करेंगे। चलिए साथियों, हमें जो है कुल मिलाकर के जो है यहां पर जो है एसएससी में कुल 20 क्वेश्चन का सवाल रहेगा। 20 क्वेश्चन के सवाल में हमें 20 में 20 लाने के लिए जो पूरी तरह से तैयार रहना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे जो आगामी एग्जाम में हम उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम इसमें फैक्ट के साथ में पीवाईक्यूज को भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। मतलब यहां पर क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है कि जो भारतीय संसद भवन जो है, पुराना जो भवन है, उसे किसके द्वारा तैयार किया गया। तो आपको याद रखना होगा, क्या अल्वर आल्टो के द्वारा, क्या माइकल ग्रोव्स के द्वारा, या एडविन लुटियंस के द्वारा, या फिर रेंजर पियानो के द्वारा। तो आप जो है स्पष्ट रूप से कह सकते हैं एडविन लुटियंस के द्वारा। और साथ में इसके बारे में और एक और व्यक्ति के बारे में आपको याद रखना होगा, वो व्यक्ति जो है हर्बर्ट बेकर को आपको याद रखना होगा। किसे याद रखना होगा? हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने दोनों ने संसद भवन का निर्माण किया था। और यहीं पर जो है इसे कब बनाया गया, तो आपको याद रखना होगा 1921 से लेकर के 1927 के मध्य जो है इस पुराने संसद भवन का निर्माण किया गया। आज इसका जो है यहां पर फिर से जीर्णोद्धार किया गया, नया संसद भवन बन चुका है। नया संसद भवन जो बना है इसमें कुल मिलाकर के जो है सीटों की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। इसमें सांसदों के लिए जो है सीटों की संख्या अलग आवंटित की गई है और राज्यसभा के लिए सदस्यों के लिए सीटें अलग आवंटित की गई है। तो यहां पर जो देखिएगा, सांसदों के लिए जो कुल मिलाकर के जो सीटें जो है यहां पर लोकसभा के सदस्यों के लिए कुल मिलाकर के जो सीट है 888 सीट आवंटित की गई है। और साथ ही साथ जो है यहां पर जो है राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी आवंटित की गई है, तो यहां पर आपको याद रखना होगा 384। और इस नए संसद भवन का जो है यहां पर जो है डिजाइन किसने तैयार किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना होगा विमल पटेल के द्वारा जो है इसे तैयार किया गया। चलिए साथियों, इस एडिशनल फैक्ट को जो है आपको जो है नोट डाउन करना होगा कि आपके आगामी एग्जामों में कुछ इस प्रकार से यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, हमें इसका आंसर क्या मिल गया? एडविन लुटियंस मिल गया। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यहां पर बात किसकी हो रही है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को आपको अच्छे से याद रखना होगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। तो यहां पर हमें बात करना होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो यहां देखिएगा, साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, तो आपको कौन सा मिल जाएगा? ये जो है कौन सा मिल जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसको कब से दिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा 1965 से प्रतिवर्ष इसे दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में। संविधान की जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची में जो जितने भी भाषा वर्णित है, उन भाषाओं में अगर किसी भी लेखक के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा जो है अगर उसमें रचना लिखी जाती है, तो उसे जो है 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा के लिए उसे जो है सम्मानित किया जा सकता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है, इसमें राशि की अगर बात की जाए तो राशि जो कुल मिलाकर के इसमें जो दी जाती है 11 लाख रुपए इसमें सम्मान राशि दी जाती है। यहां तक क्लियर हुआ साथियों? और पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है प्रथम व्यक्ति की अगर बात की जाए, तो प्रथम व्यक्ति में आपको मिल जाएगा जी शंकर कुरूप, जो मिल जाएंगे आपको जी शंकर कुरूप, आपको याद रखना होगा। ठीक है, जी शंकर कुरूप को आपको याद रखना होगा। 1965 में ही इन्हें दिया गया। यहीं पर अगर हम बात करें कि सबसे पहली महिला जो है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली कौन मिल जाएगी, तो यहां पर जो है आशा पूर्णा देवी आपको मिल जाएगी। यहीं पर अगर हम बात करें हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहले ये जो पुरस्कार किसे दिया गया था, तो यहां पर आपको याद रखना होगा 1968 में सबसे पहले जो है 1968 में, याद रखिएगा 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को ये जो है पुरस्कार जो है दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। चलिए, हमने यहां पर देख लिया साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। अब यहां पर देखते हैं कि रघुवीर चौधरी को किस भाषा में जो है पुरस्कार दिया गया। तो यहां पर आपको जो दिया गया ऑप्शन गुजराती, मराठी, हिंदी और तेलुगु।
तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि किस भाषा के लिए, गुजराती भाषा के लिए जो है रघुवीर चौधरी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फटाफट एकदम पूरी स्पीड से चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? देखिएगा बात किसकी हो रही है, बोलने वाली फिल्म की बात हो रही है। और यहाँ पर एक ऐसी भी फिल्म है जिसमें कोई भी आवाज नहीं थी, मतलब मूक फिल्म की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, क्या राजा हरिश्चंद्र थी, क्या मदर इंडिया, क्या किशन कन्हैया, या फिर आलम आरा। इसे जो है किशन कन्हैया के नाम से आप जो है इसे जान सकते हैं, किशन कन्हैया। तो यहां पर जो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, प्रथम बोलने वाली। अब इसमें से ऑप्शन कैसे डिलीट करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो दादा साहब फाल्के जो है उनके द्वारा जो एक मूवी बनाई गई थी राजा हरिश्चंद्र, और इसमें जो है एक भी आवाज नहीं थी। तो ये जो है भारत की सबसे पहली मूक फिल्म बनी थी। तो इसे याद रखिएगा, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी। तो यहां पर हमने ये देखा। मदर इंडिया की बात करेंगे तो इसे जो है मदर इंडिया को 1957 में बनाया गया था, और 1957 में बनाने के साथ ही जो है इसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। किस पुरस्कार के लिए, जो भारत में विश्व का सबसे बड़ा जो सिनेमा का क्षेत्र का जो पुरस्कार है, ऑस्कर। तो यहां याद रखना कि ऑस्कर के लिए जो है इसे नॉमिनेट किया गया, लेकिन इसे जो है मदर इंडिया को जो है ऑस्कर पुरस्कार जो है नहीं मिला। चलिए अगला देखते हैं, किशन कन्हैया। किशन कन्हैया की अगर हम बात करते हैं तो किशन कन्हैया जो है यही जो है एक प्रकार से जो है आपको याद रखना है कि 1937 में ये भारत की सबसे पहली रंगीन फिल्म बन जाती है। किस प्रकार से रंगीन फिल्म बन जाती है, मतलब जिसमें जो चलचित्र जो दिखाए जाते थे उसमें कलरों का उपयोग किया जाने लगा था, और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी राजा हरिश्चंद्र। अगली जो है फिल्म है जो है कौन सी है, आलम आरा। जो आलम आरा जो है आपको जो है याद रखना है 1931 में। 1931 में पहली जो है ये क्या बन जाती है, बोलने वाली फिल्म बन जाती है। तो इस पॉइंट को आप लोग जो है आपको याद रखना होगा, कौन सी फिल्म बन जाती है, बोलने वाली फिल्म बन जाती है। यहां तक याद रहेगा साथियों। चलो हमने देखा कि पहली फिल्म कौन सी थी, जो मुख्य फिल्म थी जिसमें कोई भी आवाज नहीं थी, राजा हरिश्चंद्र थी। अब उसके बाद में हमको पता चला कि कोई एक ऐसी मूवी भी है जिसमें आवाज है, वह कौन सी मूवी है, आलम आरा। पहले नहीं बोलती थी, बाद में बोलने लगी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, आलम आरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलो यहां पर देखिएगा, हम बात कर रहे हैं विश्व एड्स दिवस की, तो हम बात कर लिए कि एसएससी की एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें दिवसों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए 20 मार्च इसका आंसर आ जाएगा, क्या 1 दिसंबर, क्या 20 दिसंबर, क्या 1 मार्च को? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1 दिसंबर को। प्रति 1 दिसंबर को जो है 1988 से जो है यह दिवस मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1988 से प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। याद रहेगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? अब बात किसकी आ रही, ब्रिटिश संसद का सदस्य बना। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां देखते हैं, क्या फिरोज शाह मेहता था, क्या दादा भाई नौरोजी था, क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्या DN बाजा था? तो आपको चारों ऑप्शन में से यहां पर आपको बताना है कि वह भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना। तो इसमें जो आपको मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं के द्वारा जो है धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, और इन्हीं को ही वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहां से जो है प्रमुख पुरुषों की उपाधियों से भी आपको जो है यहां पर जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी है ना, कॉफी उत्पादक देश की हम बात कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो यहां पर हम बात करेंगे, क्या ब्राजील है, क्या अर्जेंटीना, भारत, या फिर पेरू? सबसे पहले तो हमें यहां पर बात करना होगा कि कॉफी जो है एक प्रकार से जो है एक पौधा होता है, कॉफी का एक पौधा होता है जिसमें फलों से हमें जो है कॉफी प्राप्त होती है। और इसका जो सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जो देश आपको मिल जाएगा, ब्राजील मिल जाएगा। ब्राजील में इसे कॉफी या कहवा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में हमें कहां मिल गया, ब्राजील में मिल गया।
ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया आपको मिल जाएगी। यहां पर अर्जेंटीना की अगर बात करेंगे तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनर्स आयर्स इसकी राजधानी है। ठीक है, याद रहेगा साथियों, ब्यूनर्स आयर्स इसकी राजधानी है। भारत की तो आपको पता ही है, नई दिल्ली है। पेरू की राजधानी क्या है? आपको याद रखना होगा, पेरू की हमेशा जो राजधानी है लीमा रहेगी। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर विश्व में हमने कौन सा देखा? कॉफी उत्पादन करने वाला जो देश ब्राजील है। यहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला देश राज्य कौन सा मिल जाएगा आपको? तो यहाँ पर राज्य आपको बताना पड़ेगा, कौन सा राज्य मिल जाएगा? कर्नाटक आपको ये जो है राज्य मिल जाएगा। याद रहेगा साथियों, तो आपको याद रखना है विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री की अगर बात हो रही है, देखिएगा यहां पर जो है एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्व मंत्री कौन था। चलिए इसे हम जानते हैं, क्या तानसेन था, क्या राणा प्रताप सिंह था, क्या हुमायूं था, क्या टोडरमल था? तो आपको जो है इनमें से आंसर लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अकबर जो है, अकबर के समकालीन जो है तानसेन भी है ना, टोडरमल भी है। तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो यहां पर आपको आंसर बताना होगा कौन था? टोडरमल इसका जो है राजस्व मंत्री था। चलिए अकबर के समय जो है नवरत्न भी शामिल थे, नवरत्न जो है नवरत्न शामिल थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? अब बात ये आ रही है मृदा रहित, बिना मिट्टी के कोई कृषि की जा रही है क्या? तो यहां पर जो है आपको उत्पादन के हिसाब से हमें बताना होगा कि कौन सी फसल जो है बिना मिट्टी के उत्पादन कर सकते हैं। चलिए साथियों अगला देखते हैं। यहां पर ऑप्शन, रेशम का उत्पादन कर सकते हैं क्या? क्या आर्द्रता का संवर्धन कर सकते हैं? क्या जल संवर्धन कर सकते हैं? या अंतराल फसलन हम कर सकते हैं? यहां पर जो है इसका स्पष्ट आपको आंसर बताना होगा, बिना मृदा के मतलब बिना मिट्टी के कोई कृषि की जाती है क्या? आपको बताना होगा हाँ, बिना मृदा के भी जो है कृषि का उत्पादन किया जाता है। जैसे यहां पर जैसे बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स आपने नाम सुना होगा। हाइड्रोपोनिक्स ये जो होती है क्रिया विधि जो होती है, हाइड्रोपोनिक्स जो होती है, ऐसा पौधे उगाए जाते हैं जो पूरी तरह से किस में डूबे हुए होते हैं, जिनकी जड़ कैसी डूबी हुई होती है? जल में डूबी हुई होती है। इसे कौन से पौधे कहा जाता है? कौन सी कृषि कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और एक और जो है और भी की जाती है, जैसे एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या होता है? तो आपको याद रखना होगा कि वे पौधे जिनकी जड़ें क्या होती है? हवा में लटकी हुई रहती है। याद रहेगा साथियों, एरोपोनिक्स का मतलब जो है वे पौधे जिनकी जड़ें कहां पर होती है? वायु में ही होती है। चलो यहां पर हमने इसका आंसर याद रखना होगा कि मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जल संवर्धन कहा जाता है। चलिए साथियों इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया? चलिए असहयोग आंदोलन की बात हो रही है तो हमें याद रखना होगा कि यह असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, किसके वजह से प्रारंभ किया गया था और किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अब बात किसकी हो रही है? असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थापित किया गया था, बात किसकी हो रही है? चलो अगला देखते हैं। यहां पर आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा, पूना समझौता की वजह से, क्या चौरा चौरी की घटना की वजह से, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, या गांधी इरविन समझौता की वजह से। तो आपको बताना होगा कि जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, तो यहां पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम नहीं भी चले तो यहां पर जो है इसके सन को हम याद रख सकते हैं। 1 अगस्त 1920 से लेकर के यहां पर जो है असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, तो यहां पर याद रखना 12 फरवरी 1922 तक ये जो है असहयोग आंदोलन चला था। अब इसे क्यों स्थगित कर दिया गया, ये स्थापित क्यों हुआ था, हम इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इसे जो है स्थगित भी कर दिया गया। इसे प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी थे। इसे क्यों स्थापित किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो है इसे स्थापित किया गया था। समझ में आया साथियों? इसी की जलियांवाला बाग हत्याकांड और साथ ही साथ जो है रॉलेट एक्ट या फिर जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी वजह से जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब से? 1 अगस्त 1920 से लेकर के 12 फरवरी 1922 तक ये असहयोग आंदोलन चला। इसी के साथ में जो है 1922 में 12 फरवरी 1922 में जो चौरा चौरी नामक जो घटना हो जाती है,
कौन सी घटना? चौरा चौरी नामक जो घटना हो जाती है, जिसमें कुल मिलाकर के जो है 22 सैनिकों को जो है पूरी तरह से जो जनताओं के द्वारा जो है उसे जो अंदर में घर के अंदर जो छुपे हुए जो सैनिक थे उनको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया जाता है। इस वजह से गांधी जी जो है इस असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। चलिए यहां पर हमें बात करना है, यहां पर जैसे चोरा चोरी की घटना की अगर बात करेंगे तो ये कब हुई थी घटना? 1922 में हुई थी। चलिए अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो यहां पर जो आपको इन पॉइंटों को भी याद रखना होगा। चलिए यहां तक हमने इसका आंसर देख लिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहां से लिया गया? संसदीय स्वरूप कि मतलब ऐसा कोई होगा, ऐसा कुछ प्रावधान दिया जाए जिसमें संसद का प्रावधान हो। संसदीय स्वरूप किस देश की देन है? तो यहां पर हमको याद रखना होगा। और संसद के अंग कितने होते हैं? तो आपको याद रखना होगा कि संसद के अंग कितने होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो यहां पर आपको याद रखना होगा, एक लोकसभा के साथ साथ जो है एक राज्यसभा। आपको ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। किस देश की देन है संसदीय स्वरूप की? क्या ब्रिटेन, क्या अमेरिका, क्या आयरलैंड या फिर रूस? यहां पर हमें इनकी राजधानियों के भी बारे में आपको पता होना चाहिए कि एडिशनल फैक्ट किस प्रकार से। यहां पर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की वाशिंगटन डीसी की हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से भी जाना जाता है। आयरलैंड की राजधानी जो आपको मिल जाएगी डबलिन, है ना। इन पॉइंटों को आप जो है अच्छे से याद रखेंगे, डबलिन। रूस की जो आपको राजधानी क्या मिल जाएगी? मॉस्को मिल जाएगी। चलिए तो इसका यहाँ पर जो है संसदीय स्वरूप का विचार किस देश से आया? तो ब्रिटेन से आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, दाब के मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मतलब यहाँ पर दाब मापी यंत्र कौन सा है? दाब मापी यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर थर्मामीटर है या हाइग्रो, है ना, इसे हाइग्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, एंड्रॉइड या बैरोमीटर या एनीमोमीटर। चलिए इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहां पर हाइग्रोमीटर की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो है इसे आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, आर्द्रता जिसमें नमी पाई जाती है। यहां पर बैरोमीटर दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पर एनीमोमीटर जो है हवा की गति की अगर बात करेंगे तो हवा जो है किस रफ्तार से चल रही है तो उसकी हम बात करेंगे। थर्मामीटर जो है इसमें जो है ताप मापने के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है। चलिए हमने इसका आंसर क्या देखा? एनराइड बैरोमीटर के नाम से, मतलब जो है एनराइड बैरोमीटर जो होता है दाब मापने के लिए एक प्रयोग यंत्र होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में मिलेंगे और चाहे एसएससी में जितनी भी एग्जाम होती है एसएससी लेवल में उन सब में जीके जीएस से संबंधित ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए उनके लिए आपको तैयार रहना होगा। विश्व में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? क्या भारत है, क्या जर्मनी है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस है? तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि गंधक का उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा जो देश बन गया है टॉप नंबर पर वो कौन सा है? अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी थे, केजी मुसरुवाला या फिर विनोबा भावे या फिर जयप्रकाश नारायण? तो यहां पर आपको आंसर याद रखना होगा, सर्वोदय की योजना जो है किसकी योजना थी? महात्मा गांधी की योजना थी, और महात्मा गांधी को आप लोग जानते ही हैं। चलो अगला देखते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? मतलब जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। यहां पर हम स्पष्ट रूप से इसे कह सकते हैं आईडीबीआई, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो है मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में इसका जो है मुख्यालय आपको मिल जाएगा कहां पर? मुंबई में इसका वर्तमान में इसका मुख्यालय है। इस पॉइंट को हमने समझ लिया। साथ में इसकी स्थापना पूछा है, ये कार्य किस पर करेगा? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए जो है कार्य करता है, एक बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना होगा 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हो जाती है। कब? 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है, इसका वर्तमान में मुख्यालय। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा और आपको हमेशा याद भी रहेगा। चलो अगला देखते हैं, यहां पर ऑप्शन ए 6 है या फिर 5 है या 8 है या फिर 10 है। तो आपको बताना होगा कि नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं प्रतिवर्ष? तो आपको याद रखना होगा 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। प्रारंभिक रूप से अगर देखा जाए तो जब अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत लिखवाई थी, ठीक है, 1895 में
1995 में जब उन्होंने अपनी वसीयत लिखवाई थी तो यहाँ पर जो है उन्होंने 5 क्षेत्रों को ही इसमें शामिल किया था। ठीक है, ये 5 क्षेत्र जो है आपको याद रखने होंगे। 5 क्षेत्रों को शामिल किया था, जिसमें एक क्षेत्र जो था अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र था उसे शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है इसे कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना होगा 1969 में इस जो है क्षेत्र को जोड़ा गया। याद रहेगा साथियों, 1969 में इसे जोड़ा गया, याद रहेगा। ठीक है, पहली बार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1969 में दिया गया। यहां तक क्लियर रहेगा। 6 क्षेत्र आपको याद रखने होंगे। चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, रसायन का क्षेत्र हो गया, भौतिकी का क्षेत्र हो गया, शांति का और साहित्य का। तो इस प्रकार से जो है आपको जो 6 क्षेत्रों के बारे में पता होने चाहिए। तो नोबेल पुरस्कार जो कितने जो क्षेत्र में दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। और यहां पर याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार भी यही है। याद रहेगा साथियों, है ना, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है आपको मिल जाएगा, ये नोबेल पुरस्कार है। अगला देखते हैं, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। अब बात किसकी हो रही है, रेड डाटा बुक की। अब ये रेड डाटा बुक कैसे होगी, तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि रेड डाटा बुक जो होती है जितने भी संकट प्राय जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से नजर रखती है कि मतलब ये आगामी आने वाले समय में पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे, तो उन्हें जो है एक प्रकार से रेड डाटा में रखती है कि ये जो संकट ग्रस्त है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना होगा किससे संबंधित है, तो संकट पन्ना पादप और जीव जंतु से संबंधित है। तो यहां पर इसका आंसर ये मिल जाएगा। ये जो IUCN इसकी जो है रेड डाटा बुक जारी करता है, कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। ठीक है, IUCN जारी करता है। इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो ग्लैड नामक स्थान जो है आपको मिल जाएगा, और ये ग्लैड नामक स्थान जो है कहां मिलेगा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। याद रहेगा साथियों, स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय आपको मिल जाएगा। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न, हमेशा इसको याद रखना है। याद रहेगा साथियों। चलो, यहां पर हमने देखा IUCN में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हो जाती है IUCN की, तो यहां पर याद रखना 1948 में इस IUCN की स्थापना जो है हो जाती है। उसका मुख्यालय कहां पर है, ग्लैड नामक स्थान जो है आपको कहां मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया। मानव का हृदय का प्रत्यारोपण करना मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में हृदय का प्रत्यारोपण करना। तो इसका जो है पहला हृदय का प्रत्यारोपण कब किया गया था, ये बात किसकी हो रही है, विश्व की बात हो रही है ना। पहले विश्व की भी बात कर लेते हैं और साथ ही साथ जो है हम भारत की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो विश्व का सबसे पहली बार जो प्रत्यारोपण किया गया दक्षिण अफ्रीका में किया गया। और दक्षिण अफ्रीका, आपको पता ही होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में स्थिति उसकी पता होना चाहिए। ये पूरी तरह से पृथ्वी है, यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा अफ्रीका, बीचों बीच में आपको जो है एक महाद्वीप मिल जाएगा जिसका नाम अफ्रीका महाद्वीप है। इसी के जस्ट लास्ट साइड में यहाँ पर आपको जो है एक क्षेत्र मिल जाएगा जिसे दक्षिण अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर जो इसके साइड में आपको जो है जस्ट साइड में एशिया मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, इधर में यूरोप मिल जाएगा, इधर उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, और साथ में यहाँ पर अंटार्कटिका। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है पूरी तरह से कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, आपको तीनों राजधानियों को अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, आपको एक राजधानी मैं बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पर याद रखना एक राजधानी है उसकी जो है प्रिटोरिया है ना। प्रिटोरिया के साथ ही साथ जो है और 2 राजधानी आपको याद रखनी होगी। ब्लामफोंटेन एक और राजधानी है ना। ये इनके कार्य क्षेत्र जो है अलग अलग, इनकी राजधानियों के अलग अलग कार्य है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रहेगा प्रिटोरिया, ब्लामफोंटेन, आपको ये राजधानी आपको याद रखनी होगी। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर पहली बार जो है किसने किया, दक्षिण अफ्रीका ने किया। भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने कब किया, तो यहां पर याद रखना 1994 में किया। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं विश्व में कब हुआ, तो 1967 में किया गया। 1967 में पहली बार जो है हृदय का प्रत्यारोपण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है। बात किसकी हो रही है, कोयले की किस्म की बात हो रही है। तो कोयला आपको पता होना चाहिए कि कोयला कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है कोयला जो होता है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का कोयला होता है। अब ये 4 प्रकार का कोयला इनमें से कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए। एक पहला आपको मिल जाएगा पिट कोयला मिल जाएगा, दूसरा जो है लिग्नाइट कोयला मिल जाएगा, और तीसरा जो आएगा बिटुमिनस कोयला मिल जाएगा। और चौथे कोयले की अगर हम बात करें तो जो चौथा जो कोयला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो चौथा जो हो जाएगा आपको याद रखना होगा एंथ्रासाइट कोयला है। याद रहेगा साथियों, कौन सा कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला है। तो यहां पर जो है ये डोलोमाइट जो है किसका
ये जो है डोलोमाइट जो है किसी का अयस्क है, और ये किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का अयस्क आपको याद रखना है। किसका अयस्क है, डोलोमाइट, ठीक है, मैग्नीशियम का अयस्क है कौन सा, डोलोमाइट। और ये किस कोयले की किस्म नहीं है, नहीं है पूछा है तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा। जो चारों को अगर याद रख लोगे तो आपको जो है ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो सकता है। चलिए हमने यहां पर देखा चारों जो है आपको जो है कोयले की प्रजाति आपको मिल गई, 4 प्रकार के कोयले होते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं यहां पर, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेषित है। अब बात किसकी हो रही है, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात हो रही है। तो हम बात करेंगे यहां पर जो है क्या आयरलैंड के सिद्धांत से प्रेषित है, या अमेरिका से प्रेषित है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से, या फिर कनाडा से। तो यहां पर जो है हम इसका आंसर स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान की जो अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद कुल मिलाकर के 36 से लेकर के 51 के मध्य में ये जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको प्रावधान मिल जाएगा। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। अगर भाग की अगर बात की जाए तो संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग में से ये किस भाग का प्रावधान है, तो आपको याद रखना होगा चौथे भाग का ये जो है आपको प्रावधान आपको मिल जाएगा। याद रहेगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, याद रहेगा, ठीक है। सूखी बर्फ की बात हो रही है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, क्या नाइट्रोजन है, वायु है, पानी है, या फिर CO2 की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसका आंसर स्पष्ट रूप से आप बता सकते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको याद रहना चाहिए, सूखी बर्फ जो है उसका रूप है। याद रहेगा साथियों। चलो अगला देखते हैं यहां पर CO2। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। बात किसकी हो रही है, जन गण मन हमारे राष्ट्रगान की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हिंदी भाषा में लिखा गया, क्या उर्दू भाषा में, क्या बांग्ला भाषा में, क्या तमिल भाषा में। तो आपको जो इसका स्पष्ट आंसर बताना होगा, बांग्ला भाषा में इसे लिखा गया था। सर्वप्रथम जो प्रथम गाया कब गया था, तो इसको याद रखना होगा प्रथम बार जो है कब गाया गया, प्रथम बार है ना, इसको याद रखना प्रथम बार कब गाया गया, तो याद रखिएगा इसको, तो याद रखिएगा 1911 के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया। याद रहेगा साथियों, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो याद रखना प्रथम बार जो है इस राष्ट्रगान को कब गाया गया, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन के दौरान इसे गाया गया। और साथ ही साथ जो है इस राष्ट्रगान को जो है संविधान ने कब अपनाया, तो यहां पर याद रखना अपनाया कब गया, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तो 24 जनवरी को अपनाया गया। कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को इसको जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया। याद रहेगा साथियों। इन पॉइंटों को आप जो है एडिशनल फैक्ट को जो है आप जो है नोट डाउन करके जो है इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यहां पर, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। याद रखना इस पॉइंट को, अंतरिक्ष में जाने वाली मतलब यहां पर आकाश वायुमंडल में जाने वाली अगर कोई किसी महिला की अगर हम बात करें तो क्या सुनीता विलियम्स है, या फिर कल्पना चावला, या फिर अनुसुईया अंसारी, या फिर राखी शर्मा। तो यहां पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको कल्पना चावला। और ये कल्पना चावला जो है अमेरिका के सहयोग से गई थी। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से गई थी। पहली बार जो है 1997 में इन्हें भेजा गया, उसके बाद में फिर पुनः जो है 2003 में जो है वापस इन्हें 2003 में पुनः भेजा गया, फिर वापस लौट रही थी। किस मिशन के दौरान, कोलंबिया मिशन के दौरान जो है इसे मतलब इन्हें जो है भेजा गया था। और ये कोलंबिया मिशन जो है वापस लौटते समय जो पूरी तरह से पृथ्वी की जो बाहरी वातावरण में जो गैसें हैं उनके घर्षण से पूरी तरह से जल जाता है और इनमें इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो हमको इनका आंसर क्या मिल जाएगा, कल्पना चावला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी। हमने मुख्य रूप से पॉइंट के बारे में समझा कि प्रमुख रचनाओं से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रचनाओं से एक नए क्वेश्चन आएगा, चाहे वो प्राचीन रचनाएं पूछे या फिर जो है करंट अफेयर्स की रचनाएं पूछे। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा कि यहाँ पर जो है रचनाओं से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, क्या खुशवंत सिंह, क्या KR नारायण, RK नारायण, या फिर सलमान रुश्दीन, या फिर विक्रम सेठ। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, खुशवंत सिंह। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है। बात किसकी हो रही है, सबसे ऊंचा रेल मार्ग। बात यहां पर याद रखना, ये जो दोनों क्षेत्र जो है इस प्रकार से बने हुए हैं और यहां से जो है एक प्रकार से क्या हो रही है, नदी प्रवाहित हो रही है ना।
अब इसके ऊपर हमने एक बांध बनाया है, वो भी किस प्रकार से, रेलगाड़ी को जाने के लिए हमने एक बांध बनाया है, यहाँ पर एक पुल बनाया है। तो यहाँ पर इसका जो है ऊंचाई पूछ सकता है कि ये जो है किस नदी पर बनाया गया है। ये तो क्वेश्चन पूछ ही लिया है किस नदी पर बनाया गया, तो हमें यहाँ पर जो है क्या गंगा नदी, यमुना नदी, या फिर चेनाब नदी, या फिर गोदावरी नदी। तो हमें इसका आंसर बताना होगा ये जो कौन सी नदी पर, चेनाब नदी पर इसे बनाया गया है। और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अगर पूछ लिया जाए, इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। 359 मीटर, 359 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी होगी। याद रहेगा साथियों। अगर यहां से एक और एडिशनल फैक्ट के रूप में अगर क्वेश्चन बने तो यहां पर जो है इस प्रकार से याद रखना, इसे किस नदी पर है, चेनाब नदी पर बनाया गया है। ये स्थान कहां पर है, तो यहां याद रखिएगा आप जो है इस पॉइंट को, जम्मू कश्मीर में इस पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। जम्मू कश्मीर में जो है भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग बनाया गया है। कितने मीटर ऊंचा है, 359 मीटर ऊंचा है। और यहां पर इसकी खास बात यह है कि इसे 120 साल के लिए बनाया गया है। कितने साल के लिए, 120 साल के लिए। और साथ ही साथ जो है ये जो पुल बनाया हुआ है, पुल जो बना हुआ है, ये इसमें इसकी खास बात यह है कि 300 या फिर 266, है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा, 266 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से भी अगर कोई हवा चल रही है तो इसका कुछ नहीं हो पाएगा। यहां तक क्लियर है। तो आपको जो है इन पॉइंटों को याद रखना है कि कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, कितने साल तक चलेगा, 120 साल तक। और ये जो है कितने मीटर ऊंचा है, तो 359 मीटर ऊंचा है। किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? कि देखिएगा कितनी शालीनता है इस क्वेश्चन में। क्या उदयपुर, क्या जयपुर, क्या जोधपुर, क्या बीकानेर? अब ये जो पूरे स्थान जो है वहीं के आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इसमें से आंसर बताना होगा। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग जो है उसके शरीर से बड़ा होता है? दिमाग बड़ा हो रहा है और शरीर एकदम ही छोटा हो रहा है, तो क्या चींटी है, क्या मछली है, क्या सांप है, क्या कुत्ता है? ऐसे साइंस के भी क्वेश्चन जो है आपको याद रखने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किस जीव का दिमाग जो है उसके शरीर से बड़ा होता है? तो आपको आंसर याद रखना है चींटी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल जो होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल जो है होता है इनके डंक में। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? किसकी बात हो रही है, कर्क रेखा की बात हो रही है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। और इसका आंसर भी उतना ही सिंपल तरीके से देना है। तो यहाँ पर जो है 8 राज्यों से गुजरती तो है, लेकिन उन 8 राज्यों के बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। राघुम पचझा त्रिमी के नाम से आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है उसे याद रख सकते हैं। रा से राजस्थान मिल जाएगा, गु से गुजरात मिल जाएगा, है ना। राघुम, म से क्या मिल जाएगा आपको, मध्य प्रदेश मिल जाएगा, ठीक है। प से पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, है ना। झ से झारखंड मिल जाएगा, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। ये इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर के जो है ये जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना होगा। चलो अगला देखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वीवो किस देश की कंपनी है? प्रमुख कंपनियों के संस्थापक देश के भी बारे में आपको बताना होगा। वीवो, सैमसंग, टोयोटा, है ना, ये इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वीवो किस देश की कंपनी है। तो यहाँ पर भारत की है, पाकिस्तान की, चीन की है, या फिर श्रीलंका की है। हम इनको तो क्रेडिट दे ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, चीन। चीन की जो है वीवो एक कंपनी है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्या केरल को, क्या पंजाब को, क्या उत्तर प्रदेश को, क्या अरुणाचल प्रदेश को? सिंपल ही तरीके से इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार आपको इस पॉइंट को याद रखना होगा। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादन करने वाला जो राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश ही आपको याद रखना है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कानपुर में है, बेंगलुरु में है, या नई दिल्ली में है, या फिर कोलकाता में है? ये प्रमुख शहरों के नाम आपको दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जहां पर बहुत सारे
पक्षियों को रखा गया है, तो वो स्थान कौन सा मिल जाएगा, कोलकाता। और कोलकाता कहां पर है, पश्चिम बंगाल में आपको जो इसकी स्थिति मिल जाएगी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सास बहू का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जो है ये पूरे ओवरऑल इंडिया की एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सास बहू का मंदिर जो है आप पूरे विश्व भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में सबसे याद रखिएगा भारत का जो सास बहू का मंदिर, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको यहां पर याद रखना होगा क्या उदयपुर में है, क्या जोधपुर में है, क्या भोपाल में है, क्या कानपुर में है। तो इसका सिंपल ही सा आंसर आपको लगाना है, उदयपुर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर यहां पर हम भारत की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, उदयपुर इसका आंसर आपको याद रखना है। उदयपुर कहां पर है, तो राजस्थान में है। ठीक है साथियों, राजस्थान में है। इसी के साथ अगर हम मध्य प्रदेश में भी आपको जो है सास बहू का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, तो मध्य प्रदेश में भी कहां पर है ये, तो ग्वालियर नामक स्थान पर जो है आपको ये जो है सास बहू का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है मेन पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर भारत का है ना क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि भारत का सास बहू का मंदिर कहां स्थित है, तो कहां स्थित है, राजस्थान के उदयपुर नामक स्थान पर स्थित है। चलिए, तो इसी प्रकार से हमने महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की बात की है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से आगामी एग्जामों में इन पॉइंटों से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इन तथ्यों पर बात की है। तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो पर बने रहिए और साथ ही साथ जो है हमारे जो है इस कंटेंट में आपको जो है कुछ चीजें अच्छी लगी हो तो हमें जो है एक प्रकार से जो है इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ जो है इसे शेयर भी कीजिएगा। हमारी मेहनत जो है आपके लिए है और हम इस मेहनत के साथ जो है तैयारी आपकी भी करवाएंगे। चलिए, इसी पॉइंट के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।